अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई यूएई। आज मैं जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रहा हूं, आपने पहले भी न्यूज़ टाइम की स्क्रीन पर बहुत दफ़ा देखा है। आज इनकी ज़िंदगी का एक नया पहलू आपके सामने पेश करूंगा। सेविंग होम के ऑनर भी हैं और आजकल वो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इकबाल अडवाणी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। और आज मैंने इसलिए आपको दिल से बोला है कि आपकी रूह, आपकी सोल बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। इकबाल भाई, आप एक बिज़नेस टाइकॉन भी हैं, लेकिन एक खूबसूरत रूह के मालिक भी हैं। आपने ये कैसे शुरू किया कि लोगों की मदद करना, और आप गए सिंध के वो इलाकों में जहाँ पे बिल्कुल बैकवर्ड सा माहौल था, तो ज़रा प्लीज़ लोगों के सामने जर्नी अपनी पेश करें। देखिए, जब पाकिस्तान मेरा इस बार मैं पाकिस्तान में कभी भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन इस बार क्या हुआ कि कोविड की वजह से मुझे ज़्यादा रहना पड़ा वहाँ पर। तो फिर जैसे जैसे पाकिस्तान में रहा तो लोगों से मिलना जुलना भी काफ़ी बढ़ गया। पहले तो उन्हीं लोगों से मिलना जुलना था कि जो बस बिज़नेस में टच में थे और आपको मिले, फिर एक हफ़्ता रहे, आप चले गए। अब इस बार ज़्यादा हुआ तो कुछ लोगों से ज़्यादा मुलाकात हुई, तो पता चले कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। तो पाकिस्तान के आप यकीन करें कि जो कराची, जो हम वीडियो पे यहाँ पर टीवी पे देखते हैं, कराची एक बहुत ही मुख्तलिफ जगह है। और सिंध तो यानी इतनी तकलीफ़ दे लोगों को, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, मेडिसन नहीं है, कपड़े नहीं है। यानी ऐसे ऐसे इलाके हैं जो कराची के अंदर, जो इतना बड़ा सिटी कहलाता है, ऐसे इलाके हैं कि आप सोच नहीं सकते कि वहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, तो मेडिसन तो बात दूर की है। तो हम लोगों ने यही सोचा और कि पाकिस्तान में कुछ क्या करें और किस तरह मुझे करना चाहिए। तो मैंने यही डिसाइड किया कि सेविंग होम का जो प्रॉफिट आता है उसमें एक परसेंटेज तय कर दूं कि इस परसेंटेज का, प्रॉफिट का परसेंटेज हम फलाई कामों, यानी जो जिसे हम ज़कात भी बोलते हैं। नहीं, ज़कात नहीं है, ज़कात एक अलग है। मैंने आपको कहा ना, प्रॉफिट के अंदर से एक परसेंटेज तय किए। ज़कात तो खैर हर मुसलमान देता है और देना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, उसको तो आपने देना ही है। इसके अलावा हमने क्या, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं, कुछ आप ऐसे फलाई काम कर रहे हो जिसमें हर आदमी ज़कात लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो डिज़र्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो ज़कात नहीं लेते। काफ़ी रीज़न है। तो उसका एक ही हम हल निकाला गया कि सेविंग होम के कुछ प्रॉफिट में कुछ ऐसा हिस्सा हम रख दें कि जिसको हम ज़कात भी नहीं और जो हम हर किसी को पहुंचा सकें। तो पहले तो हम लोगों ने ये तय कर लिया कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। फिर जैसे जैसे पता चला कि क्या क्या काम हो सकते हैं, तो कराची के अंदर बहुत से काम हो सकते हैं। एजुकेशन पे काम हो सकता है, यानी बल्कि पाकिस्तान में आप समझे हेल्थ पे बहुत काम हो सकता है। तो फिर हेल्थ के हिसाब से मुझे कुछ दोस्तों ने गाइड किया कि इस तरह से काम करना चाहिए, और मैंने उनके साथ मिलकर काम किया और ख़ुद को भी काफ़ी समझ आ गई। तो अभी हम लोग कराची के अंदर मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, सिंध में लगाए मेडिकल कैंप, यानी कि फ्री मेडिसन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डॉक्टर का फ्री चेकअप, दवाइयाँ फ्री, और ये सब चीज़ें हम लोग अरेंज हर संडे या एक संडे छोड़ के दूसरे संडे को करते रहते थे कि यानी फ्री मेडिसन, डॉक्टरों का चेकअप फ्री। और ऐसे इलाकों में करते थे जहाँ बहुत नीड है। कराची में काफ़ी ऐसे इलाके हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि वहाँ पर इतनी नीड है कि उनके पास दवाई लेने के पैसे नहीं है, डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं। इकबाल भाई, मुझे आज आपने जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कराची के बारे में, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान का सबसे स्टेबल सिटी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है जिसमें इतने ज़्यादा क्राइसिस और मसाइल हैं। नहीं, मसाइल तो आप सोच भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा हैं। वही तो मैंने एक छोटी सी एक बात आपको बताई। कराची के मसाइल तो इतने हैं कि हमारे पास, आप क्या समझते हो पाकिस्तान की आबादी की कितनी % लोगों के पास पैसा है? कितने लोग ऐसे हैं जो 3 वक्त की रोटी खा सकते हैं? पाकिस्तान में कितना % होगा? आप, मुझे नहीं लगता कि 10-15% से ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोग जो 3 वक्त की रोटी खा सकते होंगे। बाकी तो अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पर। आप क्या, इतनी तकलीफ़ें आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। सिंध में हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगाए। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, 98% आबादी पाकिस्तान की मुस्लिम है, सही है। सिंध के इलाके गारों में और कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ बच्चों की खतनाएँ नहीं हुई। 15-15 साल के, 12-12 साल के लोगों की खतनाएँ नहीं हुई, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। खतना सर्वाइव नहीं कर सकते उस मुल्क के अंदर जहाँ 1973 में, जिसमें इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मज़हब डिक्लेयर किया गया है, उसको तकरीबन 50 साल हो गए। 50 साल हो गए उस मुल्क को जहाँ इस्लाम एक सरकारी मज़हब है, वहाँ लोगों की खतनाएँ तक नहीं हुई। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक बंदा मेरे पास आया, बोला मेरी खतना नहीं हुई, मैं खुद 4 बच्चों का बाप हूँ,
एक 4 बच्चों का बाप, आप समझे 40 साल की एज है, उसकी खतना नहीं हुई। तो पाकिस्तान के मसाइल के बारे में आप, तो मुझे लगता है कि दिन के दिन निकल जाए मैं बताता रहूँगा। यानी खतना जैसी चीज़, यानी वो मुस्लिम ही नहीं हुए कंप्लीट, और वो उस मुल्क के अंदर जिसमें 98% आबादी मुसलमानों की और जिसका गवर्नमेंट यानी सरकारी मज़हब इस्लाम है। तो आप सोचें क्या 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 प्रॉब्लम्स होंगी उस मुल्क में, मैं क्या बयान करूं। मैं तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी चीज़ों पर गौर भी करें, और ऐसी जो बिज़नेस कम्युनिटी है इनके साथ ज़रूर आप जो है वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे एक नशिस्त भी रखा करें, जो 4 बच्चों का बाप हो और उसके खुद ये तो इस्लामी रूह के मुताबिक आप, ये तो हम किसी मौलम से, किसी मुफ्ती से, किसी मौलवी या किसी स्कॉलर से रुजू करें तो वो ही बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। लेकिन आपने अवेयरनेस दी, और मेरे इतने कैरियर में सबसे अहम आज जो क्वेश्चन रेज हुआ वो यही है। हाँ, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो कितनी चीज़ें आपको मैं कहूँगा तो आपको हैरत हो जाएगी। अब इतनी एनजीओ, इतने मतलब रोज़ आपको देखो इस्लाम की बातें, दिन सुबह शाम आप टीवी खोलो जिसको देखो, और यही होने के बाद, इतना कुछ इस्लाम पे लेक्चर देने के बाद, इतनी कुछ बातें करने के बाद, एक छोटी सी कोई चीज़ हो जाती है तो मार धाड़ पे इंसान आ जाता है। पाकिस्तान, कराची के अंदर, मुल्क के अंदर पाकिस्तान में मार धाड़ पे आ जाते हैं। उस मुल्क के अंदर ये हाल है कि खतना तक लोगों की नहीं हुई, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ। ये आपका बहुत बड़ा इंकशाफ है, और मेरे ख्याल में जो हुकूमत वक्त है वो भी इस पे गौर ज़रूर करेंगी। अच्छा, ये कैसे, आप किससे मुतासर हुए कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, और स्पेशल आप मेडिकल पे बड़े, आपने वो लोगों तक जो मेडिसन और टेस्ट और उनका वो आपने चेकअप किया, क्या कोविड के दौर में इतने मसाइल पैदा होने की वजह से आपको ये आइडिया आया? नहीं, आइडिया तो मेरा एक दोस्त है, नोमान वडेरा नाम है उसका, और सजा जकूरा, ये लोग इस तरह के काम करते रहते थे, मेडिकल कैंप वगैरह। तो इन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप भी ये काम करो। तो पहले तो मैं उन लोगों दोनों का थैंक्स अदा करना चाहूँगा कि उसने मुझे एक ऐसी डायरेक्शन पे उन्होंने डाल दिया कि जो मेरे लिए आखिरत का निजात का जरिया बन सकता है। क्योंकि देखें, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी से कमज़ोर चीज़ कुछ है ही नहीं। तो हमने आखिरत के लिए क्या किया है। अब उनके साथ बैठता था तो उनसे बात में उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया, और फिर मैंने इनके साथ मिल के ये काम शुरू किया। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी आखिरत के लिए थोड़ा सा बंदोबस्त करना शुरू किया है। और देखिए, अगर ज़िंदगी का तो कुछ भरोसा नहीं है, अगर मुझे ज़िंदगी मिल गई कुछ लंबी, तो मैं अपनी आखिरत के लिए तो बहुत कुछ कर जाऊंगा। और ये क्योंकि आपका आज का तो दुनिया में तो हमारा सब कुछ बंदोबस्त बहुत कुछ है, पता नहीं कितने सालों का बंदोबस्त है कि हम उतने साल रहेंगे कि नहीं। हमारे पास जो आज है पता नहीं वो कौन खर्च करेगा, ये भी नहीं मालूम। लेकिन जो चीज़ हमको जो करनी चाहिए वो यही है कि जितने भलाई के काम, जितना वेलफेयर हम कर सकते हैं, जितना लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, आप मेंटली भी लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, आप फिज़िकली सपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो भलाई के काम करने के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, यानी किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए हर इंसान के पास, जिसके 2 हाथ 2 पाँव सलामत है, हर वो इंसान लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकता है जिसको अल्लाह ने सेहत दी है। तो सबको करना चाहिए ये, तो जिसको अल्लाह ताला ने सेहत दी। और जो नए लोग इन चीज़ों में पढ़ना चाहते हैं, जो उनको पता ही नहीं, डायरेक्शंस का ही नहीं पता होता कि यार कहाँ कहाँ क्या क्या, क्योंकि इतना मॉडरेट सिस्टम हो चुका है आजकल। हम मोबाइल ऐप पर ही सारी दुनिया देख लेते हैं, और हम आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल पे ही अपने आप को मॉडरेट समझती है। तो किस तरह से उन लोगों तक रसाई हो, किस तरह से पहुँच सकें? देखिए, हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा हमारे मेडिकल कैंप को थोड़ी एडवर्टाइजमेंट हम ज़्यादा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि मेडिकल कैंप हम किस तरह लगा रहे हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे इलाके हैं, हर इलाके का हम विज़िट भी करवाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसकी वीडियो बना के भी। तो कितने लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, फलाई काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो क्या करें। इस वजह से हम लोगों से जितना होता है, मेरी सेविंग होम की टीम से जितना होता है, हम लोग इतनी अवेयरनेस देते हैं लोगों को कि देखें अपने ही मुल्क में, आप ही के इलाके में 1, 2, 5, 10 किलोमीटर दूर देखें कैसे हालात हैं, जिनको मौका मिले ये काम करना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम अपने हिसाब से अवेयरनेस दे रहे हैं, जो हमारी अपनी कैपेसिटी के अंदर। जितनी पॉपुलरिटी आपकी सिंध कराची में हो रही है, कौन सी जमात ज्वाइन कर रहे हैं? जमात, सियासी जमात? नहीं बाबा, सियासत व्यासत में आना नहीं है। बस मैंने तो एक ही चीज़ सोची है, बस बिजनेस करना है और फलाई काम करना है बस, और अपनी फैमिली को देखना। अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसी ऑफ़र आई तो? नहीं, अव्वल तो ऑफ़र आएगी नहीं, और अगर आएगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये आपका 100% न्यूज़ टाइम के प्लेटफॉर्म पे आपने सियासत से दूर रहने का फैसला किया? नहीं, सियासत का मुझे जाना ही नहीं है ना। वो तो मैंने आपका, ये तो आप रिकॉर्ड कर ही रहे हैं ना, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर मैंने कुछ ऐसी कोई चीज़ की
कभी कहीं नज़र आया तो आप मेरी रिकॉर्डिंग चला देना। थैंक यू सो मच। आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया, और आपकी आज बातें हमें बिल्कुल ये यूँ समझे कि हमारी रूह से टच हुई और हमें मोटिवेशनल स्टोरी मिली। थैंक यू जी। ये हमारे साथ थे जी इकबाल अडवाणी साहब। आज हमने इनका ज़िंदगी का एक नया रुख आपके सामने पेश किया, और मैं ख़ुद इस हैरत में पड़ गया कि पाकिस्तान जैसे जो इस्लामी रियासत है, और जहाँ पर इस्लाम की बात सबसे पहले उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए, होने के लिए, हर चीज़ करने के लिए हम डू एंड डाई भी कर देते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ बताई जो हमारा इनिशियल स्टेज की चीज़ है, जो इस्लामी रूह के मुताबिक वो पैदाइश के बाद जो है वो खतना होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आज 4 बच्चों का बाप और उसके ख़तने नहीं है, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और हमारे जो वक्त हुकूमत है उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच।